स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस दुबे कन्फर्म क्लासेस से और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। हमारी यह सीरीज एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी और भी कई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर। यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है और अगर इसकी नई कीमत मतलब बढ़ने के बाद 7,55,370 रुपए हो जाती है, तो इसकी पुरानी कीमत क्या होगी? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर पहले कीमत 10 थी तो वो 1 बढ़ गई है, यानी नई कीमत हो गई है 11। तो उनके हिसाब से, यानी प्रश्न के हिसाब से अपना तरीका क्या है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। तो उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से नई कीमत क्या है 7,55,370 और अपने हिसाब से नई कीमत क्या है बढ़ने के बाद 11 गुणा चाहिए क्या पुरानी कीमत, पुरानी कीमत है 10। तो 11 से आपको काटना होगा, 11 एकम 11, 11 से 6 बार जाएगा 66 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9, यानी हो गया 95। तो 11 से जाएगा 8 बार, 11 अट्ठे 88, बच गया यहाँ पे 7 और 7 यानी 73 हो गया, 11 छाऊ 66 हो जाएगा, फिर बचेगा आपका यहाँ पे 7 तो हो जाएगा 11 सत्ते 77 और शून्य का शून्य, और इसका गुणा आप कराएंगे 10 में तो आ जाएगा 686 70 और ये वाला जीरो आप लगा दो। 10 से गुणा सबसे आसान काम, मतलब 686 700 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 6,86,700 रुपए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5400 रुपए के ब्याज का भुगतान किया, ब्याज दिया है। उधार ली गई राशि ज्ञात करें। एमपी कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कैसे करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, इस तरीके से लिखना है कि 12% आपको दर लिख लेना है, 12% को भिन्न में बना लेना है, 4 या 12 4 25 100, 12% मतलब 12/100, काटा पीटी करेंगे भिन्न बन जाएगी 3/25। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि 4% का मतलब होता है 1/25, तो 12% का मतलब 3 गुना हुआ ना, तो 3/25। तो ये 3 क्या है, 3 है ब्याज और ये नीचे वाली संख्या होती है मूलधन। मूलधन ही क्यों होती है, साधारण ब्याज, यानी ब्याज की गणना किसके आधार पर होती है, मूलधन के आधार पर, इसलिए नीचे वाली संख्या होगी मूलधन। और ये क्या है, ये हमारा ब्याज है। लेकिन दर कैसी होती है, दर तो वार्षिक होती है, उसमें देखो लिखा है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब हर साल का ब्याज लिखा होता है हमेशा ऊपर। तो 1 साल का ब्याज हुआ 3 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 रुपए। हमें क्या दे रखा है ब्याज, उनके हिसाब से ब्याज है 5400 रुपए, अपने हिसाब से ब्याज हो गया 3 साल का 9 रुपए, गुणा चाहिए क्या उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 25 है, 9 से एकम 9 एकम 9 9 6 54 2 शून्य का 2 शून्य 25 छक्के हो जाएगा यहाँ पे 150, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी आंसर होने वाला है 15,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। चलिए एनडीपीसी 2025 मतलब इसी वर्ष का क्वेश्चन है। कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत जो है, साड़ी की कीमत क्या है, साड़ी की कीमत 1500 रुपए है। चलिए ठीक है, और फिर क्या बताया है, सूट, और सूट भी लिया है इसने। सूट की कीमत क्या है भाई, सूट की कीमत है 1,000 रुपए। फिर क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है साड़ियों और सूट की कुल संख्या तो 8 है, यानी दोनों मिलाकर कितनी है संख्या 8। हमसे अलग अलग सूट और साड़ियों की संख्या पूछी है। तो भाई पहले हमें ये पता है कि भाई साड़ी 1500 रुपए की है हर एक साड़ी, हर एक सूट कितने का है 1,000 रुपए का। तब हमें इन दोनों का औसत चाहिए, यहाँ पे औसत मतलब हर एक की वैल्यू। उसने टोटल कितनी सामग्री खरीदी है, आप कहेंगे सर उसने तो 8 सामग्री खरीदी है, इस 8 में सूट भी शामिल है और साड़ी भी। हमें तो ये बस मालूम करना है कि औसत मूल्य क्या है, हर एक की वैल्यू क्या है, औसत मतलब हर एक। तो 8 आइटम जो उसने खरीदे हैं वो कितने रुपए के खरीदे हैं,
10,000 रुपए की, पूरी शॉपिंग तो 10,000 रुपए की हुई है। तो हर एक आइटम कितने का हुआ, हर एक मतलब औसत 10,000 बटे 8, भाग करने से एक की वैल्यू आती है 8 से। आप इसको काटेंगे, 8 ही का मान, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 0 का 0, यानी हर एक वस्तु का औसत मूल्य हुआ 1250 रुपए, 1250 रुपए। अब आपको यहाँ पे एलिगेशन लगा देना है, 1000 और 1250 का डिफरेंस हो गया 250, और 1250 और 1500 के बीच का डिफरेंस है 250, यानी रेशियो बनाएंगे, एक बार ये कटेगा, एक बार ये कटेगा, यानी अनुपात आएगा हमारा 1:1। तो एक साड़ी है, एक ही सूट है, तो टोटल कितना हो गया 2, यानी आधा आधा है। तो टोटल कितने आइटम थे 8, तो 4 सूट हैं और 4 साड़ी हैं, आधी आधी, ऑप्शन नंबर बी। और जिन्हें बांटना सीखना है कैसे बांटते हैं, तो उनके हिसाब से कितने आइटम है 8, अपने हिसाब से टोटल कितने आइटम है 2, गुना चाहिए क्या सूट और साड़ी की संख्या, हर एक की वैल्यू कितनी आई है 1, 2 एकम 2 चौके 8, तो 4 एकम 4, 4 साड़ी 4 सूट। इस तरीके से आप बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 60, 6 और 17 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब पूरे तरीके से कटती हो, जिसमें शेषफल नहीं बचता है, उसे बोलते हैं विभाज्य। पूर्ण तरीके से कटना अपनी भाषा में, मतलब विभाज्य हो, मतलब वो हमसे पूछ रहा है एलसीएम 15, 60, 6 और 17 से जो विभाज्य होगी वो इनका क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है ना। तो कैसे भाई, हमें क्या हमें निकालना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं निकालना नहीं होता है, हमें देखना है कि भाई इसमें क्या आया है 60, इस 60 को कौन काटेगा, 10 काटेगा कि नहीं, 10 काटेगा कि नहीं। इसमें अगर 0 है तो हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 60 को किसने काटा है, 10 ने तो काटा ही होगा। तो जो संख्या इसको काट रही है वो इनके एलसीएम को भी काटेगी, इनके गुणज को भी काटेगी। तो इसमें 0 है क्या, 10 की विभाजिता का नियम क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा यानी 0 होगा, उसे ही 10 विभाजित करेगा, यानी 10 से वो संख्या कट पाएगी। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, या तो आंसर ए है या तो आंसर बी है। दूसरी बात, 6 को कौन काटेगा, 6 को 3 काटता है कि नहीं, तो जो संख्या इनको काटेंगे वो इनके आंसर को भी काटेंगे, यानी 3 का नियम आपको लगाना पड़ेगा। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, और 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल यानी सम ऑफ डिजिट। अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी, तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, 3 और 1 4, बताओ 4 क्या 3 से कटता है, आप कहेंगे नहीं सर नहीं कटता है, 2 और 1 3, हाँ 3 कटता है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको डिविजिबिलिटी के रूल मालूम होनी चाहिए, यानी कि विभाजिता के नियम। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लो फिर से हमारा एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। मैंने एक के बाद एक इसलिए लिया कि अगर आप उसमें नहीं समझ पाए होंगे तो आप इसमें समझ जाएंगे, या फिर उसमें अगर आप समझ गए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे रोक लें और अप्लाई करके देखें, देखो संख्या कितनी बड़ी है। एलसीएम निकालने अगर बैठोगे तो आपके 2 से 3 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, और लेकिन अगर आपको विभाजिता का नियम मालूम है तो हो सकता है आप देखते ही बता पाए। कैसे करना है, हमसे पूछा है एलसीएम, तो आप पहले ये दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका आपको नियम मालूम है, विभाजिता का नियम मालूम है, और वो संख्याएं इनको काटती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये 9 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, लेकिन अगर 3 और 9 दोनों ही आते हैं तो आपको 9 के नियम के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये संख्या 9 से कटेगी, ये किससे कट रही है, ये तो 2 से भी कट रही है, ये 4 से भी कट रही है, बस हमें इतना ही तो देखना है। यानी हमारा आंसर जो भी होगा, हमें नहीं मालूम एलसीएम क्या है, लेकिन हमारा एलसीएम जो भी होगा, वो हमारा आंसर जो भी होगा वो 9 से भी कटेगा, वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इनके रूल हमें मालूम है। जैसे 2 का नियम क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो संख्या 2 से कटती है। तो बताओ, यानी हमारा आंसर ना तो ऑप्शन बी है ना तो ऑप्शन सी है। क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहे, जबकि दी हुई संख्याएं तो 2 से कट रही हैं, तो एलसीएम को भी 2 से कटना पड़ेगा। अब या तो आंसर 1 है या तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो फिर एक और कंडीशन है, ये तो 2 से कट रहे, ये तो 4 से भी कट रहे। अब क्या है,
अब हमारा आंसर होगा वो जो 9 से कटेगा। तो 9 का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट निकालने का अच्छा तरीका होता है कि सम ऑफ डिजिट में 9 का कोई काम नहीं होता, जैसे कि इस 9 का काम नहीं है, इस 9 का काम नहीं है। 8 8 हो गया 16 और 16 मतलब 6 और 1 7। अब बताओ आप 7 क्या 9 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं सर 7 9 से नहीं कटता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा है तो चेक कर ले, 9 9 6 3 9। अगर किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 आता है तो वो संख्या 9 से कटेगी, 3 से कटेगी। और सम ऑफ डिजिट निकालते टाइम आपको 9 नहीं लिखना है, 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही 9 हो आप उसे कैंसिल कर दो। ठीक, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपके पेपर का पार्ट बनेगा, हर एग्जाम में आता है ये, चाहे आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, एनटीपीसी हो, कहीं भी इसके बगैर कोई भी पेपर नहीं होगा, ऐसे मान के चलो आप। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। ठीक, कोई भी एग्जाम हो ये तो आता ही है, और ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, हमें इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन जिनको मालूम नहीं है वो इसे देख लें। क्या होता है कॉन्सेप्ट, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा बराबर रहेगा किसका, दोनों संख्याओं के, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यानी जिन दो संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका गुणनफल भी कैसा होगा, बराबर होगा। चाहे आप दोनों संख्याओं का गुणनफल करा लें या उनके एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो आप इसमें जमा दें। क्या बताया उसने हमें, उसने बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम है 180, एचसीएफ है 12, बराबर पहली से एक संख्या बता देगा आपसे, दूसरी संख्या पूछेगा, चारों में से कोई एक वैल्यू को गायब रखेगा। एक संख्या है 36 और आपसे दूसरी संख्या पूछा है। अब आप पक्षांतर करेंगे तो 36 गुणा में है तो बराबर के जब इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में, तब आप क्या करेंगे, काटेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप इसको यहीं पे कैंसिल कर दें। कैसे, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 6 18, शून्य का शून्य, यानी हमारा आंसर होने वाला है 60, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसे आप जरूर देख के जाएं पेपर में जाने से पहले। चलिए ये हमारा कार्य समय का क्वेश्चन है। ए और बी कब आया है, एमपी प्लस कांस्टेबल में आया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको एकदम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक परफेक्ट मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप उसका रिवीजन करिए, बस उसके बाद आप हमारी प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 101% एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपका नाम आएगा। चलिए, ए और बी एक काम को 30 दिन में, दो लोग कर रहे हैं, कौन कौन है, ए और बी मिलके कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें प्लस लगा दिया है। कितने दिन में, 30 दिन में। चलिए, और कौन है भाई, बी और सी है, बी और सी कितने दिनों में, 24 दिनों में। फिर ए और सी है, यानी सब लोग दो दो बार काम पर आ रहे हैं और इन्होंने किया है 40 दिन में। बस कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम है इनका 120, यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। 30 से इसको आप भाग देंगे, मतलब 30 दिन में इतना काम, तो हर एक दिन में कितना काम, तो जाएगा 4 बार, 24 से जाएगा 5 बार, 40 से जाएगा 3 बार। ए और बी काम पर आएंगे तो एक दिन में 4 काम होगा, 4 यूनिट काम होगा। बी और सी आएंगे तो एक दिन में 5 होगा, ए और सी आएंगे तो एक दिन में 3 होगा। तो बताओ टोटल काम कितना हो गया, 5 4 9 3 12 काम हो गया। लेकिन ये 12 काम किसने किया है, ए बी और सी ने किया है, लेकिन कितने बार किया है, जब ये तीनों कितने बार आए थे, 2 बार। यानी हम कह सकते हैं कि 2 बार काम पर आएंगे कौन, ए बी सी, तब काम होगा 12। तो भाई 2 बार किसको बुलाना है, हमें तो 1 बार बुलाना है। उसने कहा ना
कि तीनों एक साथ, यहाँ ये तो नहीं लिखा कि तीनों को एक साथ बुलाओ और दो दो बार बुलाओ, नहीं लिखा, ये तो बस क्वेश्चन की एक भाषा थी। तो जब दो बार काम करते हैं तो 12 काम करते हैं, कौन, ए बी सी। तो जब एक बार काम करेंगे, एक बार काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक बार में कितना काम करेंगे, ए बी सी, भाई आधा काम करेंगे, मतलब 12/2, यानी कि कितना काम करेंगे, 6। तो ए बी सी की कार्य क्षमता है तीनों की 6। अगर किसी एक की कार्य क्षमता पूछे तो आप निकाल सकते हैं अलग अलग, जैसे कि ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है, अब आपसे ए की कार्य क्षमता पूछे तो आप बी और सी की कार्य क्षमता निकाल देना, यानी कि 5 निकाल देना, बचा 1। वैसे पूछा है तीनों का, तो तीनों को कितना काम कराना है, 120, कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से, तो 6 दूनी 12, 0 का 0, यानी आंसर होने वाला है 20। इसके पहले की क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। चलिए, ये रहा प्रतिशत से क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। चलिए, देखिए, दो छात्र हैं, एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। दो छात्र हैं, मान लो ए और बी है, ए ने इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, कितने, 9, और हमें उनको बताया उसने प्राप्त किए, और उसके अंक किसके, जिसने ज्यादा प्राप्त किए हैं, उनके अंकों के योग का 56% है। आप 56% को भिन्न में बदल दीजिए। 56% का मतलब होता है 56/100, प्रतिशत हटाए बटे में 100, काट लीजिए, अगर कटता है तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, और ये जाएगा 4 से 25 बार में। यानी कि अगर कुल अंक है 25, उसने क्यों कुल अंक, क्यों, उसने कहा ना उनके अंकों के योग का, यानी दोनों के अंकों के योग का, उन दोनों के अंकों के योग का, जो का बोलते हैं वो भिन्न में नीचे लिखा होता है, यानी उसके जिसके आधार पर बात कर रहे हैं, तो उनके अंकों का योग कितना है, 25 है। 25 में से एक ने तो कर लिए हैं 14 अंक प्राप्त, तो दूसरे ने कितने किए, 25 में से 14 ये ले गया, तो 11 इसके पास होगा, जब तो इन दोनों के अंकों का योगफल कितना होगा, 25। अब हमें एक वैल्यू दी रखी है कि इसने इससे, यानी कि जो पहले ज्यादा लिए, जिसने कितने अंक ज्यादा लिए हैं, 3, उनके हिसाब, मतलब प्रश्न के हिसाब से कितने अंक ज्यादा लिए हैं, 9, अपने हिसाब से 3, चाहिए क्या, उन दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी एक बार हमें वैल्यू बतानी है 14 की, और एक बार वैल्यू बतानी है किसकी, 11 की। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 14 ती हो जाएगा 42, और एक बार ती का गुणा 11 में कर देना, 11 तिया 33, यानी हमारा आंसर होने वाला है 42 और 33। एक ही ऑप्शन में 42 है, दोनों में से किसी एक का निकाल लेते, ऑप्शन नंबर सी। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 42 और 33। ठीक, चलिए, ये रहा, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे हम इसको, जितने लेवल के क्वेश्चन आए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सीरीज में लेंगे। चलिए, बताइए कैसे करना है इसको। भाई हमें मालूम होना चाहिए, ब्रैकेट पहले होता है, यानी हमें वी बोर्ड मास, वी का मतलब होता है पेनकुलम बार, वो भी एक छोटा ब्रैकेट होता है, इसमें नहीं है, तो हमें मालूम होना चाहिए बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का सॉल्व होता है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, यानी फिर भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ना घटाना, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आ जाइए आप ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में कौन सा, सबसे छोटा ब्रैकेट। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो छोटे ब्रैकेट में आप देखो, बस इतना देखो कि क्या लिखा है, इसमें लिखा है 6, 1 और 5, ये भी धन का, ये भी धन का, 5 और 1 6, और 6 में से 6 गए, यानी यहाँ आएगा 0, और 0 का गुणा अगर आप 6 में करेंगे, इस ब्रैकेट के बाद आपको बड़े ब्रैकेट में आना है, तब इतने पूरे का आंसर हो जाएगा क्या, 0। और 0 में फिर क्या बचा यहाँ पे, 194 धन, अगर ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, भागे 12, ब्रैकेट के बाद हमें मतलब क्या सॉल्व करना है, हमें डिवाइड, क्योंकि इसमें डिवाइड दिया है, तो शून्य में अगर आप 12 से भाग करेंगे तो शून्य ही आएगा, और शून्य में अगर आप 194 जोड़ते हैं तो आंसर होगा आपका 194, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस रूल मालूम होना चाहिए। चलिए, व्यक्ति के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, उनमें से 20% पुरुष हैं। अच्छा,
उनमें से जब भी आपको प्रतिशत की बात हो और आपको टोटल मानना पड़े, यानी कि कुल कितने लोग हैं, आप बात करना 100 के आधार पर, यानी कि कुल कितने लोग हैं, कुल लोग हैं 100% लोग हैं। अगर 100% लोग हैं तो उन्होंने बताया उनमें से पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष हैं 20%। चलिए प्रतिशत लगाने की जरूरत है नहीं। फिर उन्होंने क्या बताया कि महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हो गई अपनी 50%, और बाकी बच्चे हैं। तो अगर टोटल जनसंख्या 100% थी, 20 उसमें से पुरुष हो गए, 50 हो गई महिला, बचा कितना 30, और ये 30 क्या है भाई, ये 30 हो गए अपने बच्चे। ये लो, अब आप चाहें तो इसको अनुपात बना सकते हैं, कटता है तो काट लें, तो 0 से 0 से 0 ये चला गया, यानी अनुपात हो गया 2, 5 और 3। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर आप उन आंकड़ों का औसत निकालें या फिर उनके अनुपात का औसत निकालें, बात सेम ही होती है, इसलिए मैंने इनको बना लिया है अनुपात। तो उनका उन्होंने बताया है कि बच्चे हैं और उनका औसत वजन क्रमशः, यानी पुरुषों का औसत वजन है 45, फिर महिलाओं का औसत वजन है 60 और बच्चों का औसत वजन है 20। ठीक, और हमसे पूछा है समूह यानी सभी का औसत वजन आप बताइए। तो जब भी आपको औसत निकालना पड़े, आप अपने मन से ही कोई ऐसी संख्या मान लो कि भाई यही है औसत, उसके बाद आप उनकी आपस में तुलना कर दो, यानी डेविएशन आप लगा दे। तो आप चाहें तो इन्हीं में से कोई एक संख्या मान सकते हैं। जैसे मैंने संख्या मान ली कि 45, यानी मेरा औसत क्या है, मैंने अपने मन से ही लिख दिया। आपको जो लिखना है वो लिख दें, इस मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप इन्हीं में से कोई एक संख्या लिख लें। तो मैंने संख्या लिख ली 45 कि मेरा औसत है 45। अब ये 45 से इसमें अगर अपन तुलना करें तो ना तो ये कम है ना ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 आ गया तो आप एक जगह की कैलकुलेशन से बच जाएंगे। फिर 45 से आप ये तुलना करें, कम है कि ज्यादा, ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो 5 लोग हैं, एक पुरुष पे, औसत मतलब होता है हर एक पर 15 ज्यादा है, तो 5 लोगों पर कितना ज्यादा हुआ, आप कहेंगे सर 75, 15 पंचे 75 ज्यादा हुआ, प्लस का मतलब है ज्यादा। 45 से ये ज्यादा है कि कम है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो कम है। कितना कम है, ये कितना कम है, तो ये 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है, लेकिन हर एक पे 25 कम है। औसत मतलब हर एक पर 25 कम है, तो 3 लोगों पर कितना कम है, 75 कम है। तो अब 75 ज्यादा है 75 कम है, मतलब ना ज्यादा है और ना कम है। धन 75 से ऋण 75 गया, और आसान भाषा में बोलें कि 75 ज्यादा है 75 कम है, मतलब ना तो ज्यादा है ना ही कम है। तो हमारे पास जोड़ने को कुछ नहीं बचा, यानी हमारा आंसर है 45। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, सभी का औसत है 45। आप इसे सीखें, बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जाम में से बना पाएंगे। चलिए, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक मतलब हर वर्ष का, ठीक, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9600 रुपए हो जाती है मतलब कैसे हो जाती है, ये क्या है भाई, हो जाती है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो बढ़कर कितने हो गए 9600, तो कैसे हो गए, आपको मिला है ब्याज, यानी आपके मूल राशि में, आपके मूलधन में जब ब्याज जुड़ के एक नई राशि बनती है उसे बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं उसे, मिश्र धन। तो ये कभी भी लिखा हो जाती है, तो ये हो जाती है, ये क्या है, ये है मिश्र धन। समान धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ आपको 10% यानी दर उठा लेना है। 10% का मतलब होता है 1/10। ये होता है नीचे वाली संख्या हमारी मूलधन, ये होता है ब्याज। लेकिन 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है, एक ही वर्ष का, क्यों, क्योंकि दर कैसी होती है, अभी बताया था, दर होती है वार्षिक। तो ब्याज भी यहाँ पे जो लिखा आएगा, यानी जो लिखा है वो कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। मूलधन है 10 और ब्याज है 1, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 है, हमें चाहिए 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 रुपए। लेकिन हमें तो भाई मिश्र धन चाहिए है, अरे तो मूलधन 10 रुपए है, 2 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा, तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी 12। हमारा मिश्र धन ये आ गया। और इसके बाद हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या, उनके हिसाब से धनराशि कितनी हो जाती है 9600। हमारे हिसाब से कितनी हो जाती है भाई, 10 रुपए थी, 2 ब्याज मिल गया 2 साल में, तो राशि तो 12 हो गई, अपने हिसाब से हो गई 12। सवाल से पूछिए चाहिए क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अरे भाई क्या पूछ रहे हो, ये तो बहुत आसान हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1, यानी 1 की वैल्यू चाहिए है, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 2 जीरो का
2 जीरो, यानी हमारा आंसर होने वाला है 800, ऑप्शन नंबर सी। कब आया है आरपीएफ एसआई? 2024, यानी पिछले वर्ष आया है। चलिए ऐसे करना है हमें क्वेश्चन। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अच्छा, अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य, जो प्रिंट पर लिखा होता है ना मूल्य, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। आप दुकानदार हैं, आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाए, लेकिन आप 100 रुपए में थोड़ी बेचेंगे। फिर आपने कहा इस पर हम लिख देते हैं 150। फिर ग्राहक आएगा, आपसे मूल भाव करेगा कि अरे यार भाई अपन तो अपने वाले हैं, कुछ तो कम कर लो। तब आप कहेंगे हाँ भाई तू मेरा भाई है, जिगर का टुकड़ा है, इसलिए मैं तुझे 20 रुपए कम कर लेता हूँ। लेकिन तब भी आप उससे 30 रुपए कमाएंगे ना, अपने जिगर के टुकड़े से, अपने भाई से, अपने दोस्त से। हाँ भाई कमाएंगे। चलिए कितना दिया है? 25%। 25% का मतलब होता है, कितना होता है? 1/4। उसने कहा ना क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी अगर हमारा क्रय मूल्य किससे, क्रय मूल्य से जिसके आधार पर बात करें वो नीचे होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? 4, उससे 1 अधिक है, मतलब कितना है? 5। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। फिर उसने कहा है कि अंकित मूल्य करता है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, यानी कि कम कर लेता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य मतलब 16% की छूट। 16% का मतलब होता है 4 चौके 16, 4 25 100, यानी 4% का मतलब होता है 1/25, तो 16% का मतलब होगा 4/25। यानी कि अंकित मूल्य अगर 25 है, अंकित मूल्य कितना है? 25 है, तो वो 4 रुपए की छूट देता है, यानी 4 रुपए कम कर लेता है। 25 रुपए पर 4 रुपए अगर आप कम कर लोगे तो आप कितने रुपए में बेचोगे उसे? 21 में बेचोगे, मतलब सेलिंग प्राइस। अब दो कंडीशन हो गई, एक बार मार्केट प्राइस ऊपर बता रहे हैं 5, नीचे बता रहे हैं 25। क्या करना है भाई? बराबर करना है। तो आप 5 को 25 नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे भाई? 5 को 25 बनाना है, ऊपर की लाइन में 5 का गुणा करा दो। क्या नीचे भी कोई गुणा कराना है? कोई जरूरत नहीं है, नीचे तो बराबर ही हो जाएगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, पचम हो गया 25, और नीचे का 25 है ही, और यहाँ 21 का 21 हो गया। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, मार्केट प्राइस है 25 रुपए, सेलिंग प्राइस है 21 रुपए। 20 रुपए की वस्तु को 21 रुपए में बेचा है, कितने रुपए का लाभ कमाया है? 1 रुपए का। तो उनके हिसाब से लाभ कितना है? 141। अपने हिसाब से लाभ कितना है? 1 रुपए। चाहिए क्या? चाहिए है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है? 25, यानी यहाँ पे आपको लिख देना है 25। अब काटने की जरूरत है नहीं, सिर्फ गुणा कराना है। 25 एकम 25, हाथ से ला गया 2, 25 चौके 100, 100 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 102, बच गया यहाँ पे 10, 25 एकम 25 और 10 हो गया अपना 35, यानी 3525 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करके मेरे बच्चों जरूर बताएं आप कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस करिए, ताकि इस वर्ष आपका नाम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ ही जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।